ज्योग्राफी में हम लोगों ने फर्स्ट सीरीज इसके चर्चा की थी जिसमें कि भारत के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग लाया था। करीबन 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। आज इसी संदर्भ में हम लोग जनरल जो ज्योग्राफी है इसकी एनसीईआरटी सीरीज की 100 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग इस समय थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि उसकी प्रैक्टिस कर ली जाए। और मूलतः इसका एक कारण ये भी है कि ऐसे प्रश्नों का अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एनसीईआरटी की जो किताबों के अंदर में जो बातें कही गई हैं उससे रिलेटेड चीज एक बार हमारा रिविजन्स भी हो जाएगा। ऑप्शनल पेपर के संदर्भ में हम लोगों ने जैसा चर्चा किया कि ऑप्शनल पेपर्स में जो प्रश्न हैं एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी की बातों को अगर हम लोग पढ़ लें तो उनके डायमेंशंस को अगर जोड़ करके यदि देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारे जनरल स्टडीज ही नहीं बल्कि जिस प्रकार के प्रश्न पिछली 68 और 69 में आए हैं, इन प्रश्नों के ही अगर जैसे प्रश्न अगर आते हैं तो हमारा ऑप्शनल पेपर में जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर्स है, जो मार्क्स है, वो हमें मिल सकता है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने इसकी पहली सीरीज आपके सामने प्रस्तुत की थी जो कि भारत के भूगोल से संबंधित था। आज जो दूसरा सीरीज है ये जनरल ज्योग्राफी यानी सामान्य भूगोल से इसका संबंध है। और पहला इसका प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न है मानव भूगोल मुख्यतः किससे संबंधित है? ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित विशेषताएं और गतिविधियां, खगोलीय पिंड या महासागरीय घटनाएं। स्वाभाविक है कि इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, चूंकि ये मानव भूगोल है तो मानव निर्मित विशेषताएं और गतिविधियां इसका सही उत्तर होगा। दूसरा उत्तर में हम लोग देखें, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, लैटिन है, ग्रीक है, संस्कृत है और अरबी है। और इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रीक भाषा के जियो और प्लस ग्राफी यानी दो वर्ड से मिलकर के ये बना है। जियो और ग्राफी से मिलकर के बना है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आए, व्यवस्थित दृष्टिकोण यानी भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, अल इदरीसी या फिर एरिस्टोथेनेस। और इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा, जर्मन ज्योग्राफर्स थे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। नेक्स्ट में देखें, क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर किसने जोर दिया था? कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, टॉलमी या फिर कांट। और इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कार्ल रिटर। नेक्स्ट में देखिए, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बिग बैंग सिद्धांत का संबंध पूछा जा रहा है और जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ा भी हमें देर नहीं करना है, बल्कि ये जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ये विभिन्न प्रकार के सिद्धांत जो है उनमें इस समय जो सबसे मान्य सिद्धांत मानी जाती है वो है बिग बैंग का सिद्धांत है। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? यानी बिग बैंग सिद्धांत के बाद विभिन्न कह सकते हो कि जैसे हम लोग ब्रह्मांडीय पिंड बोलते हैं उनका निर्माण हुआ और अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। उन्हीं ग्रह में से एक ग्रह है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 2.5, 4.6, 3.5 या 5.2 अरब वर्ष। और यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट में है निहारिका परिकल्पना, जिससे हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं, किसने प्रस्तुत की थी? न्यूटन, लाप्लास, केपलर या कोपरनिकस। और यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा केपलर। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? और इसका सही जवाब होगा 3.8 अरब वर्ष। ये सभी बातें जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस में आपके सामने चर्चा में कर रहे हैं, ये सभी बातें हमारी एनसीईआरटी के जो किताब है यानी क्लास 11th की, इसमें से संबंधित ही प्रश्नों को हम लोगों ने बनाया है
ताकि आप एनसीईआरटी की पूरी किताबों को पढ़ने में अब समय कम है, तो उससे बेहतर ये रहे कि हम इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, तो हमारा एनसीईआरटी का प्रैक्टिस भी होता चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, पृथ्वी की परतों में विभेदन यानी डिफरेंशिएशन किस कारण से हुआ है? ठीक है, यानी पृथ्वी की जो परतों का जो निर्माण हुआ है, उसके कारण क्या है, किस वजह से हुआ है? क्लियर? ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, पदार्थों घनत्व के आधार पर बैठना या उल्का पिंडों का प्रभाव। और इसका सीधा जवाब होगा पृथ्वी के का घनत्व के आधार पर, यानी कि पृथ्वी पदार्थों का जो घनत्व था उस आधार पर ये जो भारी पदार्थ थे वो नीचे की ओर बैठे और हल्के पदार्थ बाहर की ओर बैठे। नेक्स्ट में आते हैं, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में परम क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक वायुमंडल में थे, इसमें किस तत्व की कमी थी, यानी कौन से तत्व पृथ्वी के वायुमंडल में उस समय कम था। तो जाहिर सी बात है कि उस समय इस वायुमंडल में किस चीज की कमी थी, तो आरंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी थी। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में अब यहां पर दूसरा कह रहा है कि कौन सी गैस इसके अंदर में ज्यादा थी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हेलियम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन और मीथेन। स्वाभाविक है कि उस समय सबसे ज्यादा क्या था, तो उस समय इसमें हाइड्रोजन और हेलियम ज्यादा थे, क्योंकि प्रश्न कह रहा प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस ज्यादा थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, जिस प्रक्रिया से पृथ्वी अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है उसे क्या कहते हैं? यानी वो अलग अलग प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिससे इस समय पृथ्वी मानव निवास स्थल के रूप में ये बन सका है। चूंकि ये अध्ययन का बहुत बड़ा कह सकते हो कि एक कह सकते हो रिसर्च है कि ये अध्ययन किया जाता है कि आखिर विभिन्न जो ग्रह हैं, कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो कुल ग्रहों की संख्या यदि हम लोग इस समय देखते तो 8 है। तो अब यहां पर प्रश्न है कि यदि पृथ्वी ही मानव के निवास स्थल के लिए अगर ये ग्रह बना है, तो यहां पर प्रश्न कर रहा है कि जिस प्रक्रिया से पृथ्वी ने अपना वर्तमान स्वरूप लिया है, यानी कि पृथ्वी के इसके क्षेत्र में जैसे हम देखते हैं लिथोस्फीयर की रचना हुई है, साथ साथ में हमारा जो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ है, या फिर साथ साथ में यदि हम लोग देखें तो ओशनिक रीजन्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां पर कह रहा है कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडलों का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, उस प्रक्रिया यानी उस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे क्या विभेदन कहा जाता है, विकास, घूर्णन या गैसों का निष्कासन। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो सही जवाब होगा वो होगा डिगैसिंग की वजह से ही पृथ्वी के वायुमंडलों का निर्माण हुआ, और इस वायुमंडलों से जो जलवाष्प इन क्षेत्रों में थे उनसे वर्षा की प्राप्ति हुई, और वर्षा के द्वारा हमारे जो क्षेत्र थे उसमें जलों का कह सकते हो कि संचय हुआ। और ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पूरे पृथ्वी के विभिन्न जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे मैंने अभी लिखा, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडलों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयोगी, यहां पर कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? क्या इसमें ड्रिलिंग किया जाए, ज्वालामुखी विस्फोट से जो चीजें बाहर निकलती थी क्या उसके द्वारा हमें पता लगा, या फिर भूकंपीय तरंगे, या फिर खनन? और इसका सीधा जवाब होगा कि आंतरिक भागों का अध्ययन करने के लिए हमें जो चीजें, यानी कि जो सबसे प्रमुख स्रोत था वो है क्या, तो वो है भूकंपीय तरंगे। नेक्स्ट में आते हैं, पी तरंगे किस माध्यम से गुजरती है? यानी भूकंप की क्रिया में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो वेव्स होते हैं, प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा तरंग ऐसा है, किस तरंग के यानी कि पी तरंग किस माध्यम से गुजरता है, यानी क्या यह केवल ठोस से गुजरता है, क्या यह तरल से गुजरता है, कि यह सभी तरह के क्षेत्र से गुजरता है? ठीक है, तो यह ऐसा है जो ठोस और तरल सभी तरह के क्षेत्रों से गुजरता है। ठीक है, पी तरंगे किस माध्यम से गुजर सकती है, तो ये ठोस से भी गुजरती है और यह तरल क्षेत्र से भी गुजरती है। नेक्स्ट में देखते हैं, इस तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजरती है, यानी जो सेकेंडरी वेव्स है वो कहां नहीं गुजरती है? तो स्वाभाविक है कि इसका सही जवाब क्या होगा,
कि ये तरल माध्यम से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, पृथ्वी की कौन सी परत अर्ध तरल यानी सेमी लिक्विड स्टेज में है? ठीक है, क्या ये भूपर्पटी है, क्या ये मेंटल है, भीतरी कोर है, या फिर बाहरी कोर इसके हैं? ठीक है, तो कह रहा अर्ध तरल यानी पूरी तरह से यह तरल नहीं होता है। क्लियर? तब यहां पर इस प्रश्नों के हिसाब से यदि देखा जाए तो जो हमारा बाहरी कोर का जो भाग होता है यह अपेक्षाकृत जो है यह लगभग यह अर्ध तरल यानी सेमी लिक्विड स्टेज में है। ठीक है, नेक्स्ट में तरफ में आते हैं, महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? तो महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई जो है वह 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट में देखते हैं, सतह से केंद्र की ओर यानी जब सतह से केंद्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या क्षेत्र मिलते हैं? तो अब अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? तो सबसे पहले हमें मिलेगा क्रस्ट, इसके बाद मेंटल, इसके बाद आउटर कोर और इसके बाद इनर कोर। इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो केंद्र से सब हम लोग निचले की तरफ आते जाएंगे। अभी तो पढ़ाने का मौका नहीं है, लेकिन यदि हम लोग इसको आकार को बनाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर। ठीक है, तो केंद्र से सतह की ओर कौन कौन सा क्रम मिलता है? तो क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर इसमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम लोग देखें, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसे हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं, किसने प्रस्तावित किया था? क्लियर? अब यहां पर अगर सभी ऑप्शंस को देखें तो इसमें कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था? तो उनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट में आते हैं, पैंजिया क्या था? हम लोग को याद रखना है कि दो चीज, जैसे हम लोग एक को कहते हैं जो कि है पैंजिया और दूसरा है पैंथालासा। ठीक है, तो जो लिक्विड एरिया था, सुपर कॉन्टिनेंट है, उसको हम लोग पैंथालासा कहते हैं, और जो जो सुपर ओशियंस है उसको हम लोग पैंथालासा कहते हैं, और जो सुपर कॉन्टिनेंट है यानी विभिन्न महाद्वीप जो देश हैं वो आपस में जब जुड़े हुए थे तो उसे हम लोग पैंजिया कहते हैं। अब यहां पर पूछ रहा पैंजिया क्या था? तो यह एक प्रकार का क्या था? तो यह एक प्रकार का सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी सभी महादेश आपस में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, प्लेटों की गति का कारण क्या है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है जिसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो यहां पर पूछ रहा है कि इसके जो गति है यानी प्लेट आपस में जो मूव करते हैं उसका कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण बल, मेंटल में संवहन धारा, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट? तो इसका सही जवाब होगा मेंटल में चलने वाले जो संवहन धाराएं हैं, यानी इस प्रकार की जो तरंगे चलती हैं मेंटल के अंदर में, जो कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चला करती है, इसी के कारण प्लेटों के गतिशीलता उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे सामने पढ़ाने का मौका नहीं है और आपको भी सिर्फ रिविजन्स करना है, इसलिए यहां पर कोई बहुत ज्यादा डिटेल इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग आगे आने वाले दिनों में एनसीईआरटी की एक पूरी कंप्लीट सीरीज हम लोग चलाएंगे, जिसमें कि एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का पूरा जो ज्योग्राफी है उसको इन डिटेल उसमें कवर कराया जाएगा। क्लियर? आप तो उम्मीद है कि आपका हो जाना चाहिए, सिविल सर्विसेज में आप जरूर इसमें उत्तीर्ण हो, ऐसे हम सभी लोगों की कामनाएं हैं। लेकिन आप अपने दोस्तों को और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको इस सीरीज में जरूर जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सी एक यहां पर पूछ रहा है रचनात्मक किनारा है? तो रचनात्मक किनारे का मतलब यह होगा कि जहां पर दो प्लेट दो तरफ अगर यह मूव करेंगे तो निचले क्षेत्र से निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो यहां पर बनेंगे, तो इसका मतलब यह होगा कि ये डाइवर्ज हो गए। तो अब यहां पर क्या होगा? अब सारी प्लेट की जो सीमाएं हैं, क्योंकि जब दो प्लेट आपस में टकराती है, यदि दो प्लेट आपस में टकराएगी तो यहां पर क्या होगा? तो ये एक प्रकार का रचनात्मक नहीं बल्कि विनाशात्मक किनारा कहते हैं। रचना तब होगा जब दो प्लेट दो तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट में आते हैं, मिड अटलांटिक रिज, यहां पर पूछ रहा है कि मिड अटलांटिक रिज जो है
वह किसका उदाहरण है? अभिसारी है, अपसारी है, ट्रांसफॉर्म है कि ज्वालामुखी है? ठीक है, तो मिड अटलांटिक रीज के रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिड अटलांटिक जो रीजों का फॉर्मेशन होता है, तो ये फॉर्मेशन कैसे होगा? तो ये फॉर्मेशन बेसिकली जब भी इस तरह के फॉर्मेशन बनते हैं, यानी कि जो मिड अटलांटिक में जो ऊंचे टीलों का जो क्षेत्र का जो निर्माण होता है, ये बेसिकली किससे होगा? तो यह जनरली होते हैं जब प्लेट आपस में टकराने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं समुद्री तल प्रसरण, जिसको हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं, कि सिद्धांत किसने दिया? तो यहां पर होगा इसका हैस, हेरी हैस नाम के विद्वान थे, उन्होंने ही दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। नेक्स्ट में आते हैं, किस प्रकार की चट्टाने मैग्मा के ठंडा होने से बनता है? यानी मैग्मा जब ड्राई होगा तो किस प्रकार की चट्टाने बनेंगी? अब इसका सही जवाब क्या होगा? इग्नियस रॉक्स। ठीक है, और इग्नियस रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट में आइए, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टाने हैं? ठीक है, ये क्या आंतरिक भाग में बनता है या बाहरी भाग में बनता है? कार्बनिक अवसाद। अब देखो क्या है, ग्रेनाइट मूल रूप से तो इग्नियस रॉक का ही एग्जाम्पल है, लेकिन ग्रेनाइट का निर्माण सतह के निचले भाग से होता है, इस वजह से यह कैसा होगा? ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, गर्मी और दबाव यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम और प्रेशर के वजह से बनी चट्टाने के क्रिया रूपांतरित चट्टाने क्या कहलाती हैं? तो ऐसी चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है मेटामॉर्फोस रॉक्स कहा जाता है। क्लियर? जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा लाइम स्टोन है, यही लाइम स्टोन किस में चेंज कर जाता है? तो ये मार्बल में चेंज कर जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो सैंड स्टोन है, ये सैंड स्टोन किस में चेंज कर जाता है? तो यही सैंड स्टोन चेंज कर जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यानी कि यह क्वार्टजाइट्स में चेंज कर जाता है। तो यह क्वार्टजाइट्स में जो चेंज करता है, यह क्वार्टजाइट्स में चेंज कर जाता है सैंडस्टोन, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो यह प्रक्रिया कहलाता है मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, और ये जो रॉक होगा, चाहे मार्बल हो चाहे ये क्वार्टजाइट्स हो, इससे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग मेटामॉर्फोज्ड रॉक्स कहते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला कह रहा है कि यह किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान है, रूपांतरित है, अवसादी है, या यह कार्बनिक चट्टाने हैं? तो यह मूल रूप से क्या है? ये एक प्रकार की कार्बनिक चट्टाने मानी जाती हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, अपक्ष किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है, अपक्ष पूछ रहा है, वेदरिंग किस प्रकार की क्रिया है? क्या यह अंतरजात क्रिया है, बहिर्जात क्रिया है, विनाशकारी प्रक्रिया है कि ज्वालामुखी क्रिया है? स्वाभाविक है कि जब हम लोग वपक्ष की बात करेंगे तो यह बहिर्जात क्रियाएं होती हैं। यह भी एक तरह से जो विभिन्न प्रकार की लैंड फॉर्म्स का जो निर्माण होता है, उसमें इस क्रिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह बहिर्जात प्रक्रिया कही जाती है। नेक्स्ट में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक, यहां पर प्रश्न कह रहा है कि धीमी अंतरजात प्रक्रिया है? भूकंप, भ्रंश, ज्वलन या ज्वालामुखी विस्फोट? ठीक है, और इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होता है, वलन की जो प्रक्रिया होती है वह थोड़ी धीमी प्रक्रिया होती है, और इनसे, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो बड़ी भू आकृतियां होती हैं उनका निर्माण होता है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग बात करें तो हिमालय का निर्माण किसके कारण है? ये वलन क्रिया का ही परिणाम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, किस प्रक्रिया में बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के चट्टानों का टूटना शामिल होता है? तो इसमें एकदम सीधा है, ऐसी क्रिया जो होती है यह भौतिक अपक्ष है। कह रहा है कि बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के चट्टानों का टूटना शामिल होता है, तो ये भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं। भूस्खलन किस कारण से होता है? केवल टेक्टोनिक उत्थान, द्रव्यमान गति, या मृदा अपरदन, या नदी निक्षेपण? तो भूस्खलन जो है यह एक प्रकार का द्रव्यमान गति के कारण यह संभव होता है। नेक्स्ट में आते हैं, अंतर्जात प्रक्रियाएं किसके लिए उत्तरदायी हैं? तो अंतर्जात प्रक्रियाएं क्या अपघटन, स्थल रूपों की रचना, या मृदा अपरदन, या हिमनद गति?
तो अंतर्जात प्रक्रिया के कारण ही विभिन्न प्रकार के भू स्थिति जो है, ये बड़े प्रकार के जो हम लोग देख सकते हैं भू-स्थल रूप जो होते हैं, उनका निर्माण होता है। तो ये स्थल रूपों के रचना से संबंधित इसको माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप नदी अपर्दन से बनता है? यानी नदी के अपर्दन क्रियाएं से क्या चीज बनती, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो बहिर्जात बल हैं, चाहे नदी हो, हिमनद हो या पवन हो, इस तरह के जो बड़े बहिर्जात बली जो हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, तो मूल रूप से ये दो कार्य ज्यादा करती है। एक तो होता है जिसे अपर्दन कहते हैं, और दूसरा जो प्रक्रिया होता है इससे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है निक्षेपण। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप नदी अपर्दन से बनता है? मियंडर्स, मोरेन्स, लोएस या फिर रेत का टीला। ठीक है, तो नदी से जो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इससे फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग मेंडर्स बोल सकते हैं। क्लियर? जो कि मोरेन जो वो हिमनद की क्रिया है, लोइस जो है यह बेसिकली पवन जनित क्रियाएं हैं, और रेत के टीले भी मूल रूप से पवन जनित ही निक्षेपित क्रिया के उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट में आते हैं ऑक्सबो झील। यहां पूछ रहा है ऑक्सबो झील कैसे बनती है? हिमनद की प्रक्रिया, नदी निक्षेपण, नदी के मेंडर और कटाव के द्वारा ऑक्सबो झीलों का निर्माण होता है। हिमनदी अपर्दन से कौन सा स्थल रूप बनता है? अब पूछ रहा है हिमनद के अपर्दन से कौन सा स्थल रूप का निर्माण होता है? क्या इसे डेल्टा बनता है, ड्रमलिन बनता है, बाढ़ का समतल क्षेत्र का निर्माण होता है, या पेडिमेंट्स? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ड्रमलिनों का निर्माण होता है। कास्ट स्थलाकृति किससे संबंधित है? बलुआ पत्थर, आगरे चट्टान, ग्रेनाइट या फिर चूना पत्थर? तो इसमें सीधा इसका जवाब होगा चूना पत्थर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप तटीय अपर्दन से बनता है? यानी कि जो अपर्दन के अलग अलग एजेंट हैं, तो इसमें जो हम लोग देख सकते हैं कि सागरीय जो लहरें होती हैं उनके द्वारा, तो स्वाभाविक है कि इनके द्वारा क्या निर्माण होगा, तो स्थल रूप तटीय अपर्दन से बनता है। तो यहां पर अगर देखें तो समुद्र खटी जो चट्टाने होती हैं, यानी सी क्लिप्स वगैरह का फॉर्मेशन इससे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भूमिगत जल क्रिया का परिणाम है? यानी अंदर ही अंदर जो मूवमेंट्स होता है सीपेज के द्वारा, तो इनसे किनका निर्माण होता है? तो हम लोग जैसे देखते हैं स्टेकलाइट्स जो होते हैं, इनका निर्माण होता है भूमिगत जल क्रिया के द्वारा। फियोर्ड किसके कारण से बनता है? ज्वालामुखी, तटीय क्षेत्र में हिमनदी अपर्दन, या पवन निक्षेपण, या नदी निक्षेपण? तो इसका सही जवाब होगा तटीय क्षेत्रों में हिमनदी अपर्दन। नेक्स्ट में आते हैं वायुमंडल की परतें जहां मौसम संबंधित घटनाएं सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्या यह समताप मंडल है, क्या यह मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है कि ताप मंडल है? तो स्वाभाविक है कि इसका सही जवाब क्या होगा, जो ट्रोपोस्फेयर है उसी जगह पर मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कहां घटित होती हैं, तो यह क्षोभ मंडल में ही घटित होती है, यानी ट्रोपोस्फेयर में ऐसी क्रियाएं घटित होती हैं। ओजोन परत कहां स्थित है? ठीक है, तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल के ऊपरी परत, यानी समताप मंडल के 30 किलोमीटर से ऊपर में हम जब आते हैं तो ये 50 किलोमीटर के आसपास में हमें ओजोन परतें मिलती हैं। ठीक है, और एक और चीज याद रखिएगा कि ओजोन परत वो परत है जहां पर हम लोग जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत, यानी पूछ रहा है कि बहिर्मंडल में मुख्यतः क्या होता है? तो बहिर्मंडल में हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, ठीक है, या मीथेन ऑर्गन्स। तो स्वाभाविक है कि ये जो भाग है यह सौर वायुमंडल के आसपास में, यानी उनसे जाकर के यह क्षेत्र मिलता है। इस वजह से स्वाभाविक है कि इसमें हीलियम और हाइड्रोजन की मात्राएं ज्यादा होती हैं। वायुमंडल वह परत जहां ऑरा यानी प्रकाशीय घटना दिखाई देती है। क्लियर? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल की अयन मंडल, तो ऑरा की क्रियाएं जो होते हैं यानी ऑरा बोरेलिस और ऑस्ट्रेलिस जो घटनाएं घटित होती हैं, ये कहां होता है? तो यह मूलतः अयन मंडल में होता है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो निचला भाग है यह जिस प्रक्रिया से गर्म होता है इससे हम
चालन कहते हैं, यानी कि कंडक्शन क्रिया के द्वारा पृथ्वी के जो निचले वायुमंडल है वह गर्म होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये चालन कहलाता है। पृथ्वी के वह क्षेत्र जो सबसे अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखो, इसका जवाब सामान्य रूप से तो भूमध्य रेखा हो सकता है, लेकिन भूमध्य रेखा में अधिक बादल के होने की वजह से इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत सौर ऊर्जा की प्राप्ति सतही भागों में कम होता है। इस संदर्भ में यदि देखा जाए तो जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहां पर अधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट में देखते हैं अल्बेडो क्या है? भूमिगत भूमि द्वारा ऊष्मा का अवशोषण, सतह द्वारा सौर विकिरण का परावर्तन, बादलों द्वारा ऊष्मा का संरक्षण या वायुमंडल में ऊष्मा का उत्सर्जन। तो सतहों द्वारा जो सौर विकिरण का जो परावर्तन होता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग अल्बेडो कहते हैं। वार्षिक तापमान की सीमा, यानी जिससे हम लोग कह सकते हैं कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच जो अंतर होता है इसी को हम लोग वार्षिक तापमान की सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कॉर्लिस प्रभाव का कारण क्या है, यानी व्हाट आर द कॉज ऑफ द कॉर्लिस इफेक्ट्स, एंड द आंसर इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, यह है पृथ्वी के घूर्णन के वजह से यह क्रियाएं घटित होती हैं। ठीक है, हमारा तो मन चाह रहा था कि हम इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल से बताएं भी, परंतु इस समय हम चूंकि सिर्फ रिविजन्स के लिए हम लोग इस समय ये आपको इस तरह की वीडियो को प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से हम इस पर बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जबकि इस तरह के प्रश्नों को अगर हम इन डिटेलिंग से अगर करते तो हो सकता है कि ये आपको अधिक लाभ होता, परंतु चूंकि बहुत ज्यादा इस समय अब हमारे पास बहुत ही हाई टाइम है, एग्जामिनेशन का समय बहुत नजदीक है, तो सिर्फ आप लोगों के डिमांड के वजह से कि रिवीजन से एक बार हम लोग को कर लें, तो रिवीजन के वजह से इन प्रश्नों को लाया गया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन में देखें, व्यापारिक हवाएं कहां से कहां तक चलती हैं, यानी कहां से कहां चलती हैं? तो ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा से उपसौरमंडल उच्च दबाव क्षेत्र, या 30 डिग्री उच्च दबाव क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर। तो हमको याद रखना होगा कि यह 30 डिग्री, अब ये 30 डिग्री अगर हम लोग नॉर्थ को देखते हैं, या फिर अगर हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री देखते हैं, या फिर 30 डिग्री यदि हम लोग साउथ देखते हैं, क्लियर। तो उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं जो हैं वो कैसे चलती हैं? तो डायरेक्शंस को थोड़ा सा याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं की दिशा ये होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में यदि देखी जाए तो इसकी दिशा ऐसी होती है। तो 30 डिग्री जो नॉर्थ है या 30 डिग्री, तो ये वाला एरिया जो है ये हाई प्रेशर्स का है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री उच्च दाब क्षेत्र से कहां पर चलती हैं? ये भूमध्य रेखा की ओर चला करती हैं। इस डायग्राम को याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट को भी याद रखिएगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो डायरेक्शंस को याद रखिएगा कैसे चल रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और यहां पर साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की तरफ में यह हवाएं चल रही हैं। क्लियर। नेक्स्ट में आइए, जेट धाराएं कहां स्थित होती हैं, यानी जेट जो पवन है ये कहां स्थित होती हैं? ठीक है, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर। तो जेट धाराएं जो हैं ये ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी भाग में चला करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ध्रुवीय हवाएं कहां से चलती हैं, यानी कि जो पोलर विंड्स होते हैं ये कहां से चलती हैं? तो ये ध्रुवीय उच्च दबाव क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चला करती हैं। ठीक है, हमेशा हवाएं जो चलेंगी वो कहां से कहां चलेंगी? तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से उपध्रुवीय जो निम्न दाब क्षेत्र की ओर होती है, इसी जगह पर ये हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार दुनिया की जलवायु को उन्होंने कितने प्रकारों में बांटा? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा इन्होंने 5 प्रकार में बांटा था। कोपेन प्रणाली में ए वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ए वर्ग जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? क्लियर। तो ए वर्ग के अंतर्गत में आते हैं उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है, इसको ए वर्ग के अंतर्गत में रखा जाता है। और कोपेन प्रणाली में ए एफ का मतलब क्या होता है? तो ए एफ का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्लियर, जिसमें कोई भी महीना शुष्क नहीं होता है। कोपेन वर्गीकरण का डी प्रकार का जलवायु किसमें है? ठीक है, तो यह डी प्रकार की जो जलवायु है ये महाद्वीपीय जलवायु ठंडी सर्दियों के साथ में है।
थॉर्मेट्स थॉर्मेट्स प्रणाली में जलवायु को कितने प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो थॉर्मेट्स जो जलवायु है, इसको इन्होंने जो वर्गीकरण किया था, इनका जो वर्गीकरण था, यह भी वर्गीकरण 5 भाग में इन्होंने इसको बांटा हुआ था। नेक्स्ट में देखते हैं थॉर्मेट प्रणाली को शुष्क जलवायु को किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये शुष्क जलवायु जो है ये सी श्रेणी में रखा गया था। थॉर्मेट प्रणाली में आर्द्र सूचकांक का उपयोग किसे निर्धारित करने के लिए किया गया है। तो यहां पर क्लियर याद रखिएगा, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई क्षेत्र आर्द्र है या कोई क्षेत्र जो है वह शुष्क है। नेक्स्ट में देखते हैं पृथ्वी की महासागरों में कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत कवर करता है। तो पृथ्वी की महासागरें कुल सतह क्षेत्र का कितना क्षेत्र, तो स्वाभाविक है ये 71% होगा। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर जो है ये ज्वालामुखी से संबंधित है, प्रशांत महासागर के दोनों ओर। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि रिंग ऑफ फायर, ठीक है, परिप्रशांत आग्नेय मेखला भी इसको कहा जाता है। तो किससे संबंधित है, तो यह प्रशांत महासागर। नेक्स्ट में देखते हैं स्वनिर्माण का सिद्धांत को किसने खारिज किया था। तो इसका सही जवाब होगा लुई पाश्चर्स। नेक्स्ट में देखते हैं प्रारंभिक जीवन रूपों में सबसे पहले जैविक सामग्री का रूप क्या था। क्लियर, ये क्या था, तो ये था आरएनए। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं जैव विविधता क्या है। पृथ्वी पर जीवन रूपों की विविधता, एक जनसंख्या में व्यक्तियों की जनसंख्या, पारिस्थितिकी प्रणाली में कुल संख्या, एक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक विविधता। ठीक है, तो समान रूप से यदि देखा जाए तो पृथ्वी के जीवन रूपों में जो विविधता है, मूल रूप से यदि देखा जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जहां उच्च प्रजाति समृद्धि और उच्च स्थानीय होती है, यानी एंडेमिक जहां पर होते हैं, तो इसी को हम लोग जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट में हम लोग देखें जैव विविधता के लिए प्राथमिक खतरा कौन सा है। प्राकृतिक आपदाएं, संसाधनों के अत्यधिक विदोहन, जलवायु परिवर्तन या मानव गतिविधियों के कारण आवासीय हानि। ठीक है, तो प्राथमिक खतरा को अगर देखा जाए तब मूल रूप से यह मानव गतिविधि के कारण आवास की जो हानि है इसको माना जाता है। एक्स सेतु संरक्षण के का में शामिल है जानवरों के उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, पौधों के संरक्षण के लिए अनुवांशिक बैंकों का उपयोग करना, प्रजातियों को सुरक्षित आवासों में स्थानांतरित करना या संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान बनाना। तो एक सेतु का कह रहा है डेवलपमेंट्स क्या है, तो ये क्या होगा, तो इसमें है कि पौधों के संरक्षण के लिए अनुवांशिक बैंकों का जो उपयोग करना होता है। जैव विविधता सम्मेलन को कब अपनाया गया था, तो यह 1982 में। नेक्स्ट में देखते हैं जैव भूगोल किसका उपक्षेत्र है। तो बायोजियोग्राफी मूल रूप से किसका उपक्षेत्र माना जाता है, तो यह भौतिक भूगोल का उपक्षेत्र माना जाता है। सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे तेज कौन सी चलती है, तो सबसे तेज जो गति चलती है वो है पी तरंगे। नेक्स्ट में देखते हैं प्लेट विवर्तनिक के अनुसार प्रमुख प्लेटों की संख्याएं कितनी है, तो इनकी संख्या जो है वह कितनी है, तो वह 7 है। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है। अभी हम लोग जस्ट चट्टानों का स्वरूप देख रहे तो पूछ रहा है इसमें से आग्नेय चट्टान कौन सा है, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट, चुनाव पत्थर या शेल। तो स्वाभाविक है कि इसका जवाब क्या होगा, तो बेसाल्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी, अब यहां पूछ रहा है रूपांतरित चट्टानें हैं, यानी कि जिनका स्वरूप जो है वो रूपांतरण से करा नहीं है। अच्छा, रूपांतरित चट्टानें नहीं है यहां पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या ये सिलेट है, संगमरमर है या ग्रेनाइट या फिर बेसाल्ट है। तो रूपांतरित चट्टानें जो नहीं है, सिलेट रूपांतरित चट्टानें हैं, संगमरमर भी रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, और अगर नीच देखे तो ये भी रूपांतरित चट्टानें हैं, लेकिन बेसाल्ट जो है यह प्राइमरी रॉक से है। नेक्स्ट में देखते हैं पवन द्वारा निर्मित एक निक्षेपणीय स्थलाकृति इसमें से कौन सा है। तो पवन के निक्षेपण आकृति को अगर हम देखें तो क्या होगा, जो सैंड ड्यून्स होता है। नेक्स्ट में देखते हैं यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई जाती है। तो यू आकार की घाटी जैसी आई तो ये बनाती है हिम नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो स्वाभाविक है कि इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड,
उत्तरदायी माना जाता है। आयन मंडल वायुमंडल के किस भाग का हिस्सा है? तो आयनोस्फीयर जो है ये मूल रूप से जो तापमंडल होता है उसी का हिस्सा इसको माना जाता है। पृथ्वी के ताप संतुलन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सौर विकिरण, दीर्घ तरंगों का विकिरण या सूर्य प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो यह कह रहा है कि ताप संतुलन, तो स्वाभाविक है कि ये सभी क्रियाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। भूमध्य रेखा के निम्न दाब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? निम्न दाब क्षेत्र, तो निम्न दाब क्षेत्र जो है ये मूल रूप से क्या होता है? ITCZ जो होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स, जिसे अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के निम्न दाब के क्षेत्र भी माने जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में घूमते हैं? उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आती है ये किस दिशा में यह घूमते हैं? तो स्वाभाविक है ये घड़ी के दिशा के ये विपरीत घूमते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, थॉर्नबेक की जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु श्रेणी शामिल नहीं है? ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सी श्रेणी नहीं शामिल है, तो इसका जवाब होगा ध्रुवीय जलवायु। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, थॉर्मेस की वर्गीकरण में सी जलवायु का समानता किस प्रकार की होती है? तो सी प्रकार की जलवायु पूछ रहे हैं, तो सी प्रकार की जलवायु में मूल रूप से अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें शुष्क और अर्ध शुष्क मौसम इसके अंदर में आते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, अटलांटिक महासागर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अटलांटिक महासागर जो है यह सारागोसो सागर की वजह से जानी जाती है। पृथ्वी पर जीवन का पहला ज्ञात प्रमाण किस रूप में है? तो यह है स्ट्रोमेटोलाइट्स के रूप में इसको देखा जाता है। पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में मुख्यतः क्या था? तो पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में यदि हम लोग देखें तो उस समय इसके अंदर में जो थे वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया, आर्गन और हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो प्रारंभिक वायुमंडल में मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प मौजूद थे। क्लियर? मानव गतिविधियों के कारण प्रजातियों और आवासों में हानि को क्या कहा जाता है? तो स्वाभाविक है कि ये जलवायु परिवर्तन आवासों का टुकड़े बटना, संरक्षण, अपव्यय तो नहीं होगा, परंतु इसमें जो होगा वो होगा जैव विविधता क्षय। निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का यानी नगरीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं उसका प्रमुख कारण है? कृषि का विकास, ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि, औद्योगिकरण या पारंपरिक जीवन शैली? तो कौन सा शहरीकरण का एक प्रमुख कारण पूछ रहा है? स्वाभाविक है कि इसका जवाब होगा औद्योगिकरण। उपनगरों का विकास किस प्रमुख कारण से हुआ है? तो उपनगरों का विकास जो हुआ है वो मूल रूप से अगर इसको देखें तो यह शहरी भीड़ भाड़ से बचाव और सस्ते आवास के कारण उपनगरों का विकास हुआ है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, औद्योगिक विकास, स्मार्ट शहर बनाना, तो और शहरी आधारभूत सेवा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शहरी आधारभूत सेवाओं में सुधार। मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? तो मानव भूगोल का जो मुख्य विषय है वो है मानव गतिविधियां। मानव भूगोल और पर्यावरण के बीच संबंध को किस शब्द से दर्शाया जाता है? यह एक प्रकार का पारस्परिक संबंध है दोनों का, यानी मानव भूगोल और पर्यावरण के बीच पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यह है पारस्परिक संबंध होते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? तो स्वाभाविक है कि बिहार होगा इसका सही उत्तर। कौन सा उद्योग भारत में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है? एकदम सीधा इसका जवाब है वस्त्र उद्योग। मानव विकास सूचकांक में कौन से 3 घटकें शामिल होती हैं? ठीक है, तो इसमें होता है आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो डेटा ये कह रहा है कि इस समय सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जो राज्य वो झारखंड है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई, कोलकाता, कोचीन या कांडला। तो इसका सही जवाब होगा मुंबई। नेक्स्ट में देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली और अमृतसर। नेक्स्ट में आते हैं, मानव भूगोल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है?
तो मानव समाज और पर्यावरण संबंधों का अध्ययन इसका आप कह सकते हैं कि प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं किस प्रकार की खेती भारत में सबसे अधिक प्रचलित है। किस प्रकार की खेती भारत में सबसे अधिक प्रचलित है? वाणिज्य स्थानिक शुष्क की आजीविका आधारित खेती। तो इसका सही जवाब होगा मूलतः जो खेती है भारत में वो आजीविका आधारित खेती है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि भारत में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत की है और हमारा प्रयास ये है कि आप इन सभी प्रश्नों को या इनके डायमेंशंस को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। समय इस समय हमारे पास कम है। आपने जो पढ़ा है उन जो पढ़ा है वो सही है। उनके साथ में एक बार इनको भी आप प्रयास कीजिए कि रिविजन्स में शामिल कर लीजिए ताकि आपके जो अध्ययन है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके और ज़्यादा आपके अध्ययन जो हैं वह कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन से यह सशक्त हो सकते हैं। तो यह एक प्रकार का प्रयास है ताकि आप इस समय जो ऑप्शंस पेपर देने जा रहे हैं जो कि जिसके मार्क्स जुड़ते नहीं है ये मात्र क्वालिफाइंग है। तो यदि सीरीज 1 हमारा और सीरीज 2 दोनों को अगर पढ़ लेते हैं तो हमारी उम्मीद ऐसी है कि आपको मिनिमम मार्क्स इससे आ जाने चाहिए। क्लियर? ये प्रश्न मूल रूप से कहा जाए कि एक एनसीईआरटी के किताबों से हम लोगों ने निकाली है। आप प्रयास कीजिए कि थोड़ा इसके डायमेंशंस को भी पढ़ लीजिए ताकि आपकी जो सफलता है वो और ज्यादा और अधिक इस प्रक्रिया के द्वारा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, धन्यवाद।